प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल यूनिवर्सल केमिस्ट्री क्लासेस में। और हमने भी इसके पहले हेनरी का नियम पढ़ा है और अब हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। आइए राउल्ट के नियम को पढ़ते हैं, समय को नष्ट नहीं करते हैं। राउल्ट का नियम। तो प्यारे बच्चों, राउल्ट का नियम पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे इसके ऊपर, क्या राउल्ट का नियम कब अप्लाई होता है और कहां पर अप्लाई होता है। तो इसको हम समझते हैं। एक्चुअली क्या होता है, राउल्ट का जो नियम है वो तब अप्लाई होता है जब विलायक जो होता है हमारा, वो होता है द्रव अवस्था में। किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। और इसके अतिरिक्त जो विलेय होता है, विलेय भी हमारा होता है द्रव अवस्था में। विलेय जो होता है वो होता है द्रव अवस्था में। और दोनों ही द्रव, विलेय और विलायक दोनों ही द्रव वाष्पशील होने चाहिए। दोनों जब आपस में मिले तो समांगी विलयन बनना चाहिए और दोनों में आपस में रासायनिक क्रिया नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, ये बिल्कुल कंपलसरी है, इस पर ही राउल्ट का नियम काम करेगा। अच्छा बच्चों, यहां पर एक बात और करना चाहेंगे कि जब बात राउल्ट के नियम की आती है तो यहां पर एक नया टर्म आता है, उसका नाम है वाष्प दाब। वाष्प दाब। तो जैसा कि हम जानते हैं, आपने पिछली कक्षाओं में वाष्प दाब के विषय में पढ़ा होगा और अक्सर कर हमको पढ़ाया जाता है, या जैसा बच्चे सामान्य रूप से समझ लेते हैं कि वाष्प दाब किसी विलयन का वो दाब होता है जो विलयन द्वारा लगाया जाता है उसकी पात्र की दीवार पर। लेकिन हकीकत में आइए थोड़ा सा इसकी स्पष्ट परिभाषा समझते हैं। देखिए, हम लेट कर लेते हैं, माना हमारे पास कोई एक पात्र है, उसमें हमने कोई विलायक भर लिया। ध्यान दीजिए, कोई हमने विलायक भर लिया और इस विलायक को हमने ढक्कन से बंद कर लिया और इसमें लगा लिया हमने बैरोमीटर, दाब मापी। अब दाब मापी का काम होता है दाब को नापना, दाब मापी, इसका काम है दाब को मापना। अब जरा समझिए, ये जो हमारा विलायक है, द्रव है, कोई भी द्रव मान सकते हैं इसको, लेकिन ये शुद्ध होना चाहिए। मतलब अभी हमने विलयन नहीं लिया, मिश्रण नहीं बनाया है। जब इसको हम गर्म करेंगे तो हम एक निश्चित तापमान रखेंगे, स्थिरता, जिसे हम क्या कहते हैं? स्थिरता। तो हमने मान लिया, हमने इसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया। तो जब इस विलायक को हम गर्म करेंगे 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर, हम अगर इसको एग्जांपल में हम जल मान लेते हैं तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हमने जल ले लिया और जल को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया और ऊपर से हमने दाब मापी लगा दी और पात्र को बंद कर दिया। अब जरा समझना, जब ये गर्म होगा तो इससे वेपर बनेगी और वो वेपर जाकर के पात्र के ऊपर जो दीवार होती है छत में, वहां पर चिपक जाएगी। क्या होगा? वेपर बनती रहेगी, वाष्प बनती रहेगी और ऊपर दीवार में चिपकती रहेगी। देखो, जल का वाष्प बन के उड़ना कहलाता है वाष्पन। तो वाष्पन की घटना यहाँ पर चलती रहेगी। जब हम किसी विलायक को गर्म करते हैं तो जो विलायक के अणु होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है और जब गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो वो जो अणु होते हैं वो आइसोलेट होने लगते हैं और आइसोलेट होकर के वेपोराइज होने लगते हैं। तो जो जल है उसके अणु दीवार पर जाकर चिपकेंगे। ध्यान दीजिए, ये घटना चलती रहेगी, लेकिन कुछ समय बाद एक ऐसा समय आएगा कि ये अणु दीवार पर जाकर चिपकेंगे और वहां से फिर से नीचे आएंगे ठंडे होकर के। ध्यान सोचिए, इस घटना को कहते हैं संघनन। किसी द्रव का गैस में बदलना कहलाता है वाष्पन और गैस का द्रव में बदलना कहलाता है संघनन। तो जब हम लगातार इसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करते रहेंगे इस पात्र को, तो क्या होगा कि जो हमारा द्रव है, द्रव और वाष्प के बीच में एक साम्यावस्था बन जाएगी। मतलब जितना द्रव वाष्प बनकर उड़ेगा उतना ही ऊपर से वाष्प ठंडी होकर नीचे आ जाएगी। तो इस अवस्था को हम कहते हैं साम्यावस्था। इस साम्यावस्था पर जो हमको दाब मापी में दाब मिलेगा उसको हम कहते हैं वाष्प दाब। क्या कहते हैं? वाष्प दाब। उम्मीद है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे वाष्प दाब का मतलब क्या होता है। अब ध्यान देना, चूंकि ये शुद्ध विलायक है, केवल जल है, इसलिए शुद्ध विलायक के द्वारा जो वाष्प दाब लगाया जाता है उसको हम दिखाते हैं P0 से।
किससे दिखाते हैं? पी नॉट से। तो अब इसी के आधार पर हम समझेंगे राउल्ट का नियम। क्या है राउल्ट का नियम? आइए पढ़ते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। राउल्ट का नियम, तो बच्चों पढ़ते हैं राउल्ट का नियम। क्या है राउल्ट का नियम? आइए बात करते हैं। राउल्ट ने बताया कि किसी वाष्पशील विलयन में उपस्थित घटक पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उस घटक पदार्थ के मोल अंश के समानुपाती होता है। फिर से एक बार समझिए, कॉपी और पेन उठाइए, इसको नोट कर लीजिए। क्या है राउल्ट का नियम? इसको नोट करिए। किसी वाष्पशील विलयन में उपस्थित घटक पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उस घटक पदार्थ के मोल अंश के समानुपाती होता है, बशर्ते तापमान स्थिर होना चाहिए। स्थिर ताप पर ये घटना संपन्न होती है, इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये राउल्ट का नियम है। आइए इस बारे में बात करते हैं। तो मान लिया हमने, माना कोई हमारे पास विलयन है, ठीक है ना, माना हमारे पास कोई विलयन है और ये जो विलयन है ये द्विअंगी है। कैसा है? द्विअंगी। तो जरा समझ लेते हैं द्विअंगी विलयन। ध्यान देना, हमारे पास एक विलयन है कोई, हमने एक पात्र में विलयन ले लिया। जरा अच्छी तरीके एक अच्छी तरीके से समझिए इसको जरा। हमने एक पात्र में विलयन न लेकर के यहाँ पर हमने लिया विलायक, और उस विलायक को हमने इसमें पात्र में भर लिया और ऊपर से हमने इसको कर दिया पैक, टाइट कर दिया। जरा समझिए अच्छी तरीके से। इस पर हमने लगा दिया दाब मापी। अब हम क्या करेंगे? इसको हम गर्म करेंगे, विलयन, इस विलायक को गर्म करेंगे। ये विलायक हमारा कौन सा है? विलायक 1 माना इसको हमने, विलायक 1 माना इसको हमने। जब विलायक 1 को हम गर्म कर रहे हैं तो एक टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। कौन सा? कोई भी ताप होना चाहिए, स्थिर ताप मान लिया हमने। क्या ताप माना हमने? इसका Tx मान लिया था। Tx ताप को हमने स्थिर कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। अब इस ताप पर जब हम इस विलायक को गर्म करते हैं तो गर्म होता रहेगा, गर्म होता रहेगा, गर्म होता रहेगा। एक कंडीशन आएगी कि विलायक से वाष्प बनेगी और वो वाष्प वापस फिर से द्रव में बदलेगी। इस अवस्था को हम कहते हैं साम्यावस्था। इस अवस्था में विलायक द्वारा लगाया गया दाब, ध्यान देना, जो विलायक की वाष्प है उसके द्वारा जो दाब लगाया गया उसको हम कहेंगे वाष्प दाब। किसकी वाष्प दाब? विलायक 1 की वाष्प दाब। और इसको हम दिखाते हैं किससे? वाष्प दाब को P1 नॉट से। तो देखिए ये शुद्ध विलायक 1 का वाष्प दाब P1 नॉट है। इसी प्रकार से हमने दूसरे पात्र में एक दूसरा विलायक ले लिया, ये हमारा है विलायक 2, विलायक 2 ले लिया और इसको भी हमने सेम गर्म किया, ऊपर से टाइट करके, बिल्कुल बंद करके हमने इसको गर्म किया और टेम्परेचर इसका भी वही रखेंगे, डेल्टा, मान लिया Tx टेम्परेचर इसका, Tx वही सेम टेम्परेचर। तो जब इसको हमने गर्म किया तो इसमें भी साम्यावस्था उत्पन्न होगी कुछ समय बाद, और उस समय इसका भी वेपर बनेगी और ठंडी होगी, वेपर बनेगी और ठंडी होगी, मतलब साम्यावस्था इसमें भी उत्पन्न होगी। इसमें भी वही हम सेम लगाएंगे दाब मापी। और साम्यावस्था पर कब? जब साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी उस समय जो इसका दाब होगा उसे हम कहेंगे P2 नॉट, क्योंकि ये हमारे विलायक 2 का दाब है, मतलब कह सकते हैं शुद्ध विलायक 2 का दाब है। अब बच्चों समझना अच्छी तरीके से, हमने क्या किया? एक तीसरा पात्र लिया और विलायक 1 और विलायक 2 को इसमें मिला दिया। अब हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया विलयन। क्या बन गया बच्चों? विलयन बन गया। अब इसको हमने एयर टाइट ढक्कन बंद कर दिया और इसको हमने गर्म किया, ठीक है ना, उसी Tx टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा ना, तो Tx टेम्परेचर पर इसको हमने गर्म किया। गर्म करने पर क्या होता है? इसमें भी हमने दाब मापी लगा दी। जरा अच्छे समझना बच्चों। अब क्या हुआ? इसमें जो है वेपर बनेगी और ठंडी होकर नीचे आएगी, मतलब इसमें भी सेम कंडीशन होगी, ठीक है ना। इसमें भी साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी। उसी साम्यावस्था पर जो इसका दाब होगा वो दाब हमारा कहलाएगा P। क्या कहलाएगा? P। इस P को कहते हैं हम विलयन का दाब। अब ध्यान देना बच्चों, राउल्ट के नियम के अनुसार P इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? P इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट।
अब होना चाहिए लेकिन होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये नियम लागू होता है केवल आदर्श विलयन के लिए। किसके लिए लागू होता है? आदर्श विलयन के लिए। और प्रकृति में कोई भी विलयन आदर्श विलयन नहीं है। प्रकृति में जितने भी विलयन हैं वो अनादर्श विलयन होते हैं, और अनादर्श विलयन जो होते हैं वो राउल्ट के नियम से विचलन दिखाते हैं, डेविएशन दिखाते हैं। और विचलन दो प्रकार का होता है, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। तो बच्चों, जो धनात्मक विचलन होता है या ऋणात्मक विचलन होता है वो कैसे होता है और क्यों होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कौन से विलयन धनात्मक विचलन दिखाते हैं, कौन से विलयन ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं, इसको भी हम समझेंगे। बहुत इजी है। फिलहाल हम पढ़ते हैं राउल्ट का नियम। तो हमारा ये जो नियम होता है राउल्ट का, ये आदर्श विलयन के लिए और ये सामान्य विलयन पर लागू नहीं होता है। जब लागू नहीं होता है तब फिर क्या होता है? तो यहाँ पर जो नियम लागू होता है वो होता है पी का। ध्यान समझना आप लोग, ये जो कुल वाष्प दाब है विलयन का, ये इसी विलयन में उपस्थित घटक पदार्थों के आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, घटक पदार्थ विलायक 1 का आंशिक वाष्प दाब P1 और विलायक 2 का आंशिक वाष्प दाब P2 मापा गया, उस पर निर्भर करता है। ध्यान समझना। तो यहाँ पर नियम लगता है P = P1 + P2, ये नियम यहाँ पर लगता है। अब जरा आगे समझते हैं बच्चों। अगर हमको P1 P2 जानकारी हो जाए, याद हो जाए, तो हम आगे हल कर सकते हैं। तो कैसे पता करेंगे? तो ध्यान दीजिए, इसके लिए हमने पढ़ा था क्लास 11th में एक लेसन, उसका नाम था गैसीय अवस्था। और वहां पर हमने पढ़ा है गैसीय अवस्था में डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। हो सकता है आपने पढ़ा हो, और अगर नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, हम आगे क्लास 11th की भी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और उसके वीडियो डालेंगे, तो आप वहां से उसको पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छे समझाएंगे उसको भी। तो जो डाल्टन के आंशिक दाब का नियम है उसके अनुसार जो P1 होता है वो होता है P1 x1 के बराबर, और जो P2 होता है वो होता है P2 x2 के बराबर। ये डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से लिया गया है प्यारे बच्चों, अच्छी तरीके से समझना है इसको। अब हमको ये दोनों तो फार्मूले मालूम है, तो इन दोनों फार्मूलों को उठा करके हम इस फार्मूले में रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? P = P1 x1 और प्लस P2 x2 हो गया हमारा। अब ध्यान देना बच्चों, फिर से हमने पढ़ा है विलयन के बारे में, मोलस। और किसी भी विलयन जो होते हैं, विलयन उसका मोलस कितना होता है? x, और x बराबर होता क्या है? x1 + x2। याद करिए, किसी विलयन का मोलंस विलय के मोलंस और विलायक के मोलंस के योग के बराबर होता है, और विलयन का कुल मोलंस हमेशा 1 रहता है। समझ, आपको याद होगा, हमने पढ़ाया है। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो प्लीज हमारे पीछे के वीडियो को देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो जब ये 1 होता है तो 1 = x1 + x2 हो जाएगा। तो हम इसके लिए क्या रख सकते हैं? हम रख सकते हैं x1 = 1 - x2, ये भी तुम रख सकते हैं, या x2 = 1 - x1, ये भी तुम रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? इस फार्मूले को उठाकर इसमें रख देंगे राउल्ट के नियम। तो क्या आएगा? P = P1 ब्रैकेट में 1 - x2 और प्लस P2 x2 हो जाएगा। अब P1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो P = P1 - P1 x2 और प्लस P2 x2 हो जाएगा। अब देखिए, P2 को आगे लाइए, P1 को पीछे ले जाएंगे, तो P = हो जाएगा P1 + P2 x2 माइनस P1 x2। अब देखो बच्चों, इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है, इतने से निकल रहा है ना, उसको निकाल लीजिए। तो P = P1 प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या बचा हमारा? P2 माइनस P1 और बाहर हमारा कॉमन आ गया x2। यही राउल्ट के नियम का डेरिवेशन है जो NCERT किताब में भी दिया गया है। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना, अच्छी तरीके से ध्यान देना। इस फार्मूले के द्वारा न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, इस फार्मूले से हम न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। आप लोग इस फार्मूले को नोट कर लीजिए और पूरे लेसन इस टॉपिक को पूरा अच्छी तरीके से समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, ताकि आपको कोई समस्या ना आए। क्योंकि राउल्ट के नियम के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो थोड़े टफ पड़ते हैं बच्चों के लिए। देखिए, माफी चाहूंगा मैं यहाँ पर, लेकिन मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो सोल्यूशन लेसन है उसके न्यूमेरिकल ही थोड़े टफ होते हैं। और न्यूमेरिकल तो फिजिकल केमिस्ट्री में टफ ही होते हैं। सोल्यूशन के बाद आपको मिलेगा अगला लेसन इलेक्ट्रोड केमिस्ट्री, उसके न्यूमेरिकल और टफ मिलेंगे। उसके बाद आपको मिलेगा केमिकल काइनेटिक्स, उसके न्यूमेरिकल और टफ मिलेंगे। तो ये
भाई इंटर के लेसन है, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप कंपटीशन लेवल पर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये सब आपको हल करना पड़ेगा। इसलिए इनको सीखिए बच्चों। अब ध्यान देना जरा, अगर आप चाहते हैं कि राउल्ट के नियम के सवाल आपसे आसानी से हल हो जाए, तो वहां पर आपको क्या याद रखना है? एक फार्मूला आपको बिल्कुल ये वाला याद रखना है, बिल्कुल इसको भूलना नहीं है। दूसरा फार्मूला आपको ये वाला याद रखना है, बिल्कुल इसको भूलना नहीं है। अब ध्यान देना, यहां पर x1 और x2 दिया गया है, तो आपको x1 का मतलब विलेय का मोलेंस, x1 इक्वल टू n1 अपान n1 प्लस n2 याद रखना है, और x2 इक्वल टू आप निकाल सकते हैं, या फार्मूला दिया है n2 अपान n1 प्लस n2 याद रखना है। अब ध्यान देना, यहाँ पर n1 और n2 की भी जानकारी हमको होनी चाहिए। तो n1 इक्वल टू क्या होता है? n1 होता है W1 अपान MW1, और n2 इक्वल टू क्या होता है? n2 होता है W2 अपान MW2। तो जब ये फार्मूले आपको सारे याद होंगे, देखो एक ये फार्मूला पहला, ये दूसरा फार्मूला, उसके बाद ये थर्ड फार्मूला, उसके बाद ये फोर्थ फार्मूला। अगर आप इन चारों फार्मूलों को अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, तो राउल्ट के नियम का न्यूमेरिकल आपसे फंस ही नहीं सकता है भाई साहब। समझने का प्रयास करिए, फंसेगा ही नहीं, मतलब जो भी न्यूमेरिकल होगा आसानी से लग जाएगा, ठीक है ना। तो हम चाहेंगे कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करिए, ठीक है ना। वीडियो को एक बार रिवर्स करके देखिए और अच्छे से सीखिए। उसके बाद अब हम बात करते हैं राउल्ट का नियम यूज कहां होता है, जरा समझिए। तो राउल्ट का नियम बहुत काम का है। हम इंटर में सोचते हैं हम राउल्ट का नियम क्यों याद करें, राउल्ट का नियम क्यों पढ़ें? क्या हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं? एग्जाम में हमारे 90% नंबर आ जाएंगे, 5% नंबर आ जाएंगे, 94% नंबर आ जाएंगे, हम टॉप कर जाएंगे स्कूल में या जिले लेवल में टॉप कर जाएंगे, मतलब इनका उपयोग है भाई साहब, जरा समझना। आप ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं, ज्ञान के लिए पढ़िए। इफ यू आर स्टडीइंग फॉर नॉलेज, सक्सेस विल ट्राई टू चेंज यू, डोंट ट्राई टू चेंज योर सक्सेस। समझने का प्रयास करिए। आप ज्ञान के पीछे भागिए, सफलता तुम्हारे पीछे भागेगी। आप सफलता के पीछे भागेंगे तो ज्ञान तो तुम्हारे पीछे नहीं भागेगा ना, सीधी सी बात। तो ज्ञान के पीछे भागिए। चलिए यहां पर हम बताना चाहते हैं आपको, राउल्ट के नियम का प्रयोग हमेशा उस जगह पर होता है जहां पर हमको दो विलायक एक ही में मिक्स मिलते हैं। देखिए हम एक एग्जांपल दे देते हैं। जो इंडस्ट्री अल्कोहल की है, वहां पर जब अल्कोहल बनाया जाता है तो अल्कोहल में पानी की मात्रा होती है, मिश्रण मिलता है हमको अल्कोहल का। तो उसमें कितना पानी है और कितना अल्कोहल, इसका सेपरेशन कैसे किया जाए, कितने मात्रा में हमको पानी मिलेगा, कितने परसेंट पानी निकलेगा, कितने परसेंट अल्कोहल मिलेगा, अल्कोहल कितने परसेंट शुद्ध होगा, इसकी जानकारी हमको राउल्ट के नियम से ही प्राप्त होती है। जरा समझिए, इंडस्ट्रियल क्षेत्र का वर्क है ये, ठीक है ना। और ये हायर लेवल पर जब आप IIT में जाते हैं वहां पर आपको पढ़ाया जाता है, वहां प्रैक्टिकल कराया जाता है आपको। इसलिए राउल्ट के नियम को समझिए। जो भी लेसन आप पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, वो आपके ही काम का है भाई साहब। इसलिए कहीं पर रुकिए नहीं, अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। हमने केवल एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया है, हजारों की संख्या में ऐसे एग्जांपल हैं जो मैं आपको बता सकता हूं कि इसका यूज कहां होता है। तो प्लीज अच्छे से पढ़ाई करिए, और आपको अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।